एक मैकिन्टॉश या एप्पल कंप्यूटर के लिए शुरुआती लोगों के लिए iMovie। इस वीडियो में मैं पर्याप्त जानकारी प्रदान करूंगा जो आपको आज फिल्में या वीडियो बनाने की अनुमति देगा और इन फिल्मों को इंटरनेट पर या यूट्यूब पर प्रकाशित करेगा। साफ करना। मैं मान रहा हूं कि आप iMovie के साथ चारों ओर खेला की तरह है और आप बनाया सामान के कुछ या सभी को हटाने के लिए करना चाहते हैं। मैं इस वीडियो में बाद में और अधिक विस्तार से इस सब की समीक्षा करेंगे। लेकिन अभी के लिए चलो सब कुछ वापस पाने के लिए जहां हम ताज़ा शुरू कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास iMovie खुला है। शीर्ष पर सुनिश्चित करें कि आप मीडिया में हैं। हालांकि यदि आपके पास एक स्क्रीन है जो इस तरह दिखती है जहां मीडिया नहीं दिखा रहा है तो शीर्ष बाईं ओर परियोजनाओं पर क्लिक करें। अगला क्लिक करें ऑक। अब मीडिया दिखाएगा। किसी प्रोजेक्ट को हटाने के लिए शीर्ष पर प्रोजेक्ट्स पर क्लिक करें। फिर परियोजना के निचले दाएं कोने पर 3 छोटे डॉट्स पर क्लिक करें और अंतिम कमांड पर नीचे स्क्रॉल करें और डिलीट पर क्लिक करें। यदि मैं टेस्ट नामक लाइब्रेरी का चयन करता हूं और फिर फाइल के तहत शीर्ष पर तो मैं क्लोज लाइब्रेरी नामक 8 कमांड पर स्क्रॉल करता हूं। फिर मैं पुस्तकालय को बंद कर सकता हूं। अब समस्या यह है कि कम से कम एक पुस्तकालय हमेशा खुला होना चाहिए। हालांकि इसके चारों ओर एक रास्ता है। लाइब्रेरी का चयन करें और तब मेनू खोलने के लिए माउस राइट क्लिक करें। फिर 5वें कमांड पर नीचे स्क्रॉल करें जिसे खोजेक में प्रकट करें कहा जाता है। जब आप इस आदेश को क्लिक करते हैं तो यह उस फोल्डर को खोल देगा जहां लाइब्रेरी संग्रहीत है। खोजेक में प्रकट कमांड भी शीर्ष पर फाइल के तहत है। यह 17वां कमांड है और यह क्लिप और पुस्तकालयों दोनों पर काम करता है। चूंकि फोल्डर जहां लाइब्रेरी संग्रहीत है वह खुला है इसलिए अब वापस जाएं और iMovie को बंद करें। अब फोल्डर में है जो लाइब्रेरी को ट्रैश करने के लिए ले जाएं। अब iMovie खोलें। जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ शुरुआत में वापस आ गया है जब आपने पहली बार iMovie खोला था। मूल क्लिप या मीडिया को हटाया या ट्रैश में नहीं ले जाया जाएगा। हर बार जब आप iMovie में मीडिया या क्लिप आयात करते हैं तो iMovie मूल मीडिया की एक प्रतिलिपि बनाता है और प्रतियों को लाइब्रेरी में संग्रहीत करता है। iMovie भी लाइब्रेरी की बैकअप प्रतिलिपि बनाता है और बैकअप प्रतिलिपि में मूल मीडिया की एक प्रति भी होती है। इसलिए अब आपके पास मूल मीडिया स्टोर की 3 प्रतियां हैं जो किसी स्थान पर योर कंप्यूटर पर हैं। इस प्रकार यदि आपने गड़बड़ की है या कोई गलती की है तो मूल फाइलें सुरक्षित हैं। समस्या यह है कि अब आपके पास मूल फाइलों की 3 प्रतियां हैं और थोड़ी देर के बाद यह बहुत सारी हार्ड ड्राइव स्पेस खा सकता है। यही कारण है कि यह सबसे अच्छा है कि आप बाहरी हार्ड ड्राइव प्राप्त करें और बाहरी हार्ड ड्राइव पर सब कुछ स्थानांतरित करें। मैं किसी भी बाहरी हार्ड ड्राइव की सिफारिश नहीं कर रहा हूं, यह सिर्फ ब्रांड में उपयोग है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मैकिन्टॉश या एप्पल कंप्यूटर बहुत सारे मुफ्त एप्लीकेशन या प्रोग्राम के साथ आता है। ये निःशुल्क एप्लीकेशन आपको लगभग वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो आपको चाहिए। उदाहरण के लिए एप्पल गैराज बैंड उन लोगों को संगीत बनाने की अनुमति देता है जो संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ भी नहीं के संबंध में मेरा मतलब यह है कि आप 100% कुछ भी नहीं जानते हैं। आप वाद्य यंत्र नहीं बजा सकते, आप गा नहीं सकते और आप राग और ताल के बीच का अंतर नहीं जानते। मैं संगीत के बारे में 100% कुछ भी नहीं जानता। लेकिन यहाँ संगीत का एक नमूना है जिसे मैंने गैराज बैंड का उपयोग करके बनाया है। यह लगभग 1 मिनट लंबा है।
आपके लैपटॉप का कैमरा और माइक्रोफोन किसी भी सेल फोन के कैमरे से बेहतर हैं। तो आप सभी प्रकार के वीडियो, ध्वनि और संगीत रिकॉर्ड करने के लिए कैमरे और माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप एप्पल के क्विकटाइम प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। ध्वनि या ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप एप्पल के क्विकटाइम प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए आप एप्पल के क्विकटाइम प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। और आप वीडियो में सरल संपादन करने के लिए एप्पल के क्विकटाइम प्लेयर का उपयोग कर सकते हैं। आप इंटरनेट से छवियों और वीडियो रिकॉर्ड करने और उन्हें एक फिल्म में उपयोग करने के लिए स्क्रीनशॉट का उपयोग कर सकते हैं। आप छवि का आकार, छवि का रंग बदलने के लिए एप्पल पूर्वावलोकन का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और छवि में ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं। आप पीडीएफ फाइलों को संयोजित करने के लिए एप्पल पूर्वावलोकन का उपयोग कर सकते हैं, एक पीडीएफ पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, साथ ही टेक्स्ट जोड़ सकते हैं और पीडीएफ में ग्राफिक्स जोड़ सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सभी छवियों, संगीत और वॉइस ओवर, फिर आप इन सभी चीज़ों को iMovie में आयात कर सकते हैं और एक फिल्म बना सकते हैं जिसे आप YouTube पर निर्यात कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट पर रख सकते हैं। हालांकि iMovie का नवीनतम संस्करण DVD के साथ नहीं आता है। iDVD एक ऐसा प्रोग्राम था जिसने iMovie फाइलों को लिया और उन्हें DVD में जला दिया। यदि आप iMovie के नवीनतम संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको एप्पल स्टोर से DVD बना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आवश्यकता है। मैं इस वीडियो में इन विषयों की समीक्षा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आज फिल्में या वीडियो कैसे बनाएं और इन फिल्मों को इंटरनेट पर या YouTube पर प्रकाशित करें। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, तो शीर्ष पर छोटे सफ़ेद सर्कल पर क्लिक करें। एक बार जब आप क्षेत्र पर अपने माउस को स्थानांतरित करते हैं तो सफ़ेद सर्कल दिखाई देगा। इसके बाद जब आप थंबनेल पर क्लिक करते हैं, तो आप मेरे द्वारा आपकी भाषा में बनाए गए अन्य सभी वीडियो पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि आप दाईं ओर देख रहे हैं, अन्य सभी वीडियो हैं। निकल इस मध्य भाग को ब्राउज़र कहा जाता है और नीचे के क्षेत्र को टाइमलाइन कहा जाता है। दाईं ओर के क्षेत्र को दर्शक कहा जाता है। दर्शक आपके द्वारा ब्राउज़र में चयनित क्लिप दिखाएगा, या यह दिखाएगा कि टाइमलाइन पर क्या चल रहा है। कोई वीडियो या चलचित्र बनाने के लिए आपको पहले लाइब्रेरी बनानी होगी। दूसरा, एक इवेंट बनाएं और तीसरा, एक प्रोजेक्ट बनाएं। एक लाइब्रेरी सभी मीडिया फाइलों को संग्रहीत करती है। यह सभी ध्वनि, वीडियो और छवियों को रखता है। एक घटना आपको सभी ध्वनि, वीडियो और छवि फाइलों को व्यवस्थित करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, शीर्ष पर पुस्तकालय है और नीचे घटनाएं हैं। एक घटना को आप कुत्ते के वीडियो कह सकते हैं, और यह वो जगह है जहां आपके कुत्ते से संबंधित सभी वीडियो संग्रहीत किए जाएंगे। एक और घटना जिसे आप बिल्ली ध्वनियों को कॉल कर सकते हैं। अंतिम घटना आप सूर्यास्त के चित्रों को कॉल कर सकते हैं। एक परियोजना आपको सभी मीडिया फाइलों को लेने, उन्हें टाइमलाइन में खींचने और छोड़ने और वीडियो या फिल्म बनाने की अनुमति देती है। क्लिप्स आयात कर रहा है। अब चलो एक लाइब्रेरी बनाने के लिए और कुछ मीडिया आयात करते हैं। पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो है एक नई लाइब्रेरी बनाना। शीर्ष पर फाइल के तहत लाइब्रेरी खोलें, आदेश देने के लिए नीचे स्क्रॉल करें और नया क्लिक करें। अब इस पुस्तकालय को एक नाम दें और इसे बताएं कि आप इसे कहां संग्रहीत करना चाहते हैं। मैं इस पुस्तकालय को टॉड 1 कहूंगा और इसे फिल्म फोल्डर में संग्रहीत करूंगा। अब iMovie लाइब्रेरी का चयन करें और फाइल के तहत 8वें कमांड पर नीचे स्क्रॉल करें और बंद करें पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास टॉड नामक एक पुस्तकालय है, जिसमें एक घटना है जिसे आज की तारीख के साथ लेबल किया गया है। अब शीर्ष पर फाइल पर वापस जाएं और फिर नई घटना नामक चौथे कमांड पर नीचे स्क्रॉल करें। मैं इस घटना को ध्वनि कहूंगा।
फिर शीर्ष पर फाइल के तहत मैं आयात मीडिया नामक 5वें कमांड पर नीचे स्क्रॉल करूंगा। हाँ, आप बीच में बड़े बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं जिसे आयात मीडिया कहा जाता है। हालांकि यह बटन हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। अगला, मैं उस इवेंट का चयन करूंगा जिसका मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं, और फिर शीर्ष पर वापस जाऊंगा और फाइल के तहत नीचे जाएं और इवेंट को हटाएं पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास टॉड नामक एक पुस्तकालय है, जिसमें एक घटना है जिसे ध्वनि लेबल किया गया है। अब मैं दो और घटनाओं का निर्माण करेंगे। एक में वीडियो कॉल करेंगे और दूसरे में छवियों को कॉल करेंगे। इसके अलावा, मैंने इन घटनाओं में मीडिया आयात किया। जब आप किसी इवेंट का चयन करते हैं, तो आपको इवेंट में क्लिप्स दिखाई देंगी। परियोजना। याद रखें, एक परियोजना आपको सभी मीडिया फाइलों को लेने, उन्हें टाइमलाइन में खींचने और छोड़ने और वीडियो या मूवी बनाने की अनुमति देती है। कोई इवेंट किसी प्रोजेक्ट से कनेक्ट या लिंक नहीं है। इस प्रकार, आप कई परियोजनाओं पर एक घटना का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, आप एक समय में केवल एक परियोजना के साथ काम कर सकते हैं। अब शीर्ष पर वापस जाएं और प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। परियोजना या तो ऊपर बाईं ओर या बीच में होगी। अब नया बनाएं पर क्लिक करें और फिर मूवी नामक नीले आइकन पर क्लिक करें। अब शीर्ष पर जाएं और बाईं ओर परियोजनाओं पर क्लिक करें। अब इस परियोजना को एक नाम दें। अब उस प्रोजेक्ट पर डबल क्लिक करें जिसे आपने अभी इसे खोलने के लिए बनाया है। प्रोजेक्ट्स को बदलने या प्रोजेक्ट्स के बीच स्विच करने के लिए शीर्ष पर प्रोजेक्ट्स क्लिक करें और फिर आपके द्वारा पहले से बनाए गए प्रोजेक्ट्स में से किसी एक का चयन करें। किसी प्रोजेक्ट को हटाने के लिए प्रोजेक्ट के निचले दाएं कोने पर जाएं, तीन छोटे डॉट्स पर क्लिक करें और अंतिम कमांड पर नीचे स्क्रॉल करें और डिलीट करें पर क्लिक करें। एक परियोजना नीचे की समरेखा है। ब्राउज़र। इस मध्य भाग को ब्राउज़र कहा जाता है और नीचे के क्षेत्र को टाइमलाइन कहा जाता है। दाईं ओर के क्षेत्र को दर्शक कहा जाता है। दर्शक आपके द्वारा ब्राउज़र में चयनित क्लिप दिखाएगा, या यह दिखाएगा कि टाइमलाइन पर क्या चल रहा है। अब ब्राउज़र विंडो पर जाएं और बीच में शीर्ष पर छोटे पहिए पर क्लिक करें। यदि आप क्लिप आकार का चयन करते हैं, तो आप प्रत्येक क्लिप को बड़ा या छोटा बनाने में सक्षम होंगे। अगले कमांड को जूम कहा जाता है और जैसा कि आप यहां देखते हैं, यह क्लिप का विस्तार करेगा। आप शीर्ष पर देखने के लिए भी जा सकते हैं और जूम कमांड पर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हालांकि, यह केवल टाइमलाइन को बड़ा या छोटा बना देगा। इस जूम आदेश का ब्राउज़र विंडो में क्लिप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगले आदेश बुलाया वेवफॉर्म्स दिखाएं प्रत्येक क्लिप के साथ जुड़े ध्वनि दिखाएगा। प्रत्येक क्लिप के साथ जुड़ी ध्वनि प्रत्येक क्लिप के नीचे नीला हिस्सा है। आप शीर्ष पर देखने के लिए भी जा सकते हैं और 9वें कमांड पर स्क्रॉल कर सकते हैं जिसे शो वेवफॉर्म्स कहा जाता है।
यह आदेश केवल ब्राउज़र में क्लिप पर लागू होता है और इसका टाइमलाइन में क्लिप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, प्रत्येक क्लिप पर माउस को स्थानांतरित करने से दर्शक में क्लिप का पूर्वावलोकन मिलेगा। अगर मैं अपने कुंजीपटल पर अंतरिक्ष पट्टी क्लिक करता हूँ, तो वीडियो या ध्वनि क्लिप चलेगी। यदि आप किसी क्लिप की ध्वनि को कम या बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले क्लिप का चयन करें। अगला, दर्शक पर कमांड बार में ध्वनि आइकन क्लिक करें। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, बाईं ओर, मैं ध्वनि को बढ़ा या कम कर सकता हूँ। इसके अलावा, यदि आप ब्राउज़र में क्लिप को देखते हैं, जबकि आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप एक ही समय में तरंगों को बढ़ाते या कम करते हुए देखेंगे। मैं दिस कमांड बार में अन्य आदेशों की समीक्षा करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अभिभूत नहीं करना चाहता हूँ। टाइमलाइन। अब चलो खींचें और नीचे समयरेखा में कुछ क्लिप ड्रॉप। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं एक दूसरे के शीर्ष पर वीडियो क्लिप को ढेर कर सकता हूं और एक दूसरे के शीर्ष पर ध्वनि फाइलें। जैसा कि आप यहां देखते हैं, यदि मैं टाइमलाइन पर एक क्लिप के अंत का चयन करता हूं, तो मैं क्लिप का विस्तार कर सकता हूं या क्लिप को कम कर सकता हूं। टाइमलाइन का ऊपरी दाईं ओर आपको टाइमलाइन के आकार को बढ़ाने या कम करने की अनुमति देता है। अब शीर्ष पर जाएं और दृश्य के तहत नीचे स्क्रॉल करें और सुनिश्चित करें कि स्नैपिंग नामक 15वां कमांड चालू है। जैसा कि आप यहां देखते हैं, स्नैपिंग एक पीली रेखा प्रदान करती है जो आपको प्रत्येक क्लिप को एक दूसरे को लाइन करने में मदद कर सकती है। अब टाइमलाइन में एक क्लिप का चयन करें और फिर किसी अन्य मेनू को दिखाने के लिए राइट माउस क्लिक करें। इस मेनू में आदेश जो आप सबसे अधिक उपयोग करेंगे, वे हैं हटाएं, स्प्लिट क्लिप, फ्रीज फ्रेम जोड़ें और ऑडियो अलग करें। ये नियंत्रण संशोधित करें के तहत शीर्ष पर भी हैं। मैं अगले प्रदर्शन को देखने के लिए आसान बनाने के लिए इसमें से कुछ को साफ करने जा रहा हूं। जैसा कि आप यहां देखते हैं, स्प्लिट क्लिप आपको एक क्लिप को दो में विभाजित करने की अनुमति देता है। क्लिप को विभाजित करने के बाद, मैं क्लिप को एक नए स्थान पर ले जा सकता हूं। दिया, मैं राइट माउस क्लिक करें और हटाएं क्लिक करें। जैसा कि आप यहां देखते हैं, जहां मैं प्लेहेड रखता हूं और फिर फ्रीज फ्रेम जोड़ें पर क्लिक करता हूं, जहां प्लेहेड स्थित है, वह एक स्थिर छवि या चित्र बना देगा। यदि आप पहले फ्रीज फ्रेम के बीच में छोटे हाथ नियंत्रण पर क्लिक करते हैं और फिर फ्रीज फ्रेम के कोनों पर छोटे हलकों का चयन करते हैं, तो आप फ्रीज फ्रेम को बड़ा या छोटा बना सकते हैं। इसके बाद, हमेशा फ्रीज फ्रेम के बीच में नियंत्रण पर क्लिक करें जो एक हाथ की तरह दिखता है।
यदि आप फ्रीज फ्रेम के बाईं ओर बॉक्स नियंत्रण का चयन करते हैं, तो आप बदल सकते हैं कि क्लिप का कौन सा हिस्सा फ्रीज फ्रेम होगा। इसके बाद हमेशा फ्रीज फ्रेम के बीच में नियंत्रण पर क्लिक करें जो एक हाथ की तरह दिखता है। iMovie में फ्रीज फ्रेम के साथ काम करने के लिए एक दर्द हो सकता है, इसलिए आश्चर्यचकित न हो कि आपको सही ढंग से काम करने के लिए iMovie प्राप्त करने के लिए iMovie को बंद करना और फिर से खोलना होगा। अब चलो एक क्लिप के एक और हिस्से को विभाजित करते हैं और फिर क्लिप के उस हिस्से का चयन करें जिसे हमने मुख्य क्लिप से अलग किया था। अब ऑडियो अलग करें का चयन करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑडियो अलग करें ध्वनि को एक अलग लाइन पर नीचे रखता है। यह आपको मुख्य क्लिप को प्रभावित किए बिना क्लिप के इस हिस्से के लिए ध्वनि को समायोजित करने की अनुमति देता है। या आप ध्वनि को हटा सकते हैं। अब जब मैं अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार पर क्लिक करता हूं तो टाइमलाइन में क्या है यह खेलेंगे। जूम। iMovie केवल आपको जूम इन करने की अनुमति देता है और फिर मूल आकार में वापस आ जाता है। यह आपको जूम आउट करने की अनुमति नहीं देता है। जूम का उपयोग करने के लिए आपको पहले उस क्लिप के उस भाग को अलग करना होगा जिसे आप टाइमलाइन में मुख्य क्लिप से जूम ऑन का उपयोग करना चाहते हैं। इस प्रकार मैंने इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्प्लिट क्लिप का उपयोग किया। अब उस क्लिप का चयन करें जिसे आप जूम का उपयोग करना चाहते हैं और फिर शीर्ष पर जाएं और दर्शक मेनू बार में क्रॉप नामक तीसरे आइकन का चयन करें। फिर भरने के लिए फसल नामक मध्य नियंत्रण का चयन करें। जैसा कि आप यहां देखते हैं, सिरों में से एक को लें और इसे नीचे खींचें। आप किनारे को देखने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब माउस कर्सर बदलता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास बढ़त है। अब प्लस साइन लें और इसे बीच में तब तक ले जाएं जब तक कि यह दोनों पीली रेखाओं के साथ लाइन न हो जाए। एक पीली रेखा क्षैतिज होगी और दूसरी पीली रेखा ऊर्ध्वाधर होगी। अब यह देखने के लिए दर्शक पर खेलें दबाएं कि यह कैसा दिखता है। याद रखें, यदि आपको पसंद नहीं है कि आपने क्या किया है, तो बस दाईं ओर रीसेट करें पर क्लिक करें। संक्रमण। जैसा कि आप यहां देखते हैं, एक संक्रमण जोड़ने के लिए मुझे पहले प्रत्येक क्लिप के हिस्से को ट्रिम करने या उतारने की आवश्यकता है। अगला, शीर्ष पर ब्राउज़र कमांड बार में दाईं ओर अंतिम कमांड पर जाएं और संक्रमण का चयन करें। यदि मैं प्रत्येक संक्रमण पर माउस को स्थानांतरित करता हूं तो मुझे संक्रमण कैसे काम करेगा, इसका प्रदर्शन प्रदान करेगा। पहले संक्रमण को क्रॉस भंग कहा जाता है और यह वह संक्रमण है जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मैं इस संक्रमण को ले जाऊंगा और इसे टाइमलाइन में दो क्लिप के बीच खींचूंगा और छोड़ दूंगा। अब टाइमलाइन खेलने के लिए कीबोर्ड पर स्पेस बार को पुश करें ताकि आप देख सकें कि यह सब कैसा दिखता है। यदि मैं क्रॉस भंग को बढ़ाना या कम करना चाहता हूं, तो जैसा कि आप यहां देखते हैं, उस पर क्लिक करें और समायोजन करें। अब यह देखने के लिए दर्शक पर खेलें दबाएं कि यह कैसा दिखता है। प्रोजेक्ट विंडो पर वापस जाने के लिए ब्राउज़र के कमांड बार पर वापस जाएं और मेरा मीडिया नामक कमांड का चयन करें। छवियां। अब मैं छवियों नामक घटना का चयन करूंगा। अगले मैं खींचें और समरेखा पर छवियों में से एक ड्रॉप होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं प्रेस खेलने आप छवि जूम आउट देख सकते हैं। इसे केन बर्न्स प्रभाव कहा जाता है।
iMovie स्वचालित रूप से या डिफ़ॉल्ट रूप से फसल, छवि और केन बर्न्स प्रभाव जोड़ता है। फसल या केन बर्न्स प्रभाव को हटाने के लिए छवि का चयन करें, फिर दर्शक मेनू बार में फसल नामक तीसरे नियंत्रण का चयन करें। अब फिट नामक पहले नियंत्रण का चयन करें। फिट फसल या केन बर्न्स प्रभाव को हटा देता है और आपको छवि का वास्तविक आकार दिखाता है। एस आप यहाँ देखते हैं, यह छवि सही आकार नहीं है। यही कारण है कि छवि पूरी स्क्रीन को नहीं भरती है। आपकी तस्वीर में 19-20 चौड़े 10-80 उच्च के आयाम होने चाहिए। आप अपने कंप्यूटर के साथ आने वाले मुफ्त एप्लीकेशन या प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं जिसे आयामों को बदलने के लिए पूर्वावलोकन कहा जाता है। कृपया सेव पूर्वावलोकन पर मेरा वीडियो देखने के लिए यह जानने के लिए कि यह कैसे करना है। मैं नीचे दिए गए विवरण में वीडियो के लिए एक लिंक डाल देंगे। अब मैं खींचें और एक छवि है कि सही आकार है ड्रॉप करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, मैं छवि की अवधि को बढ़ा या कम कर सकता हूँ। केन बर्न्स प्रभाव जोड़ने के लिए शीर्ष क्लिक करें फसल पर और अगले केन बर्न्स का चयन करें। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, आपके पास दो बक्से हैं। पहला बॉक्स जिसमें ठोस सफ़ेद रेखा है वह जगह है जहाँ छवि जूम शुरू करेगी। डैश वाले बॉक्स में वह जगह है जहाँ जूम समाप्त हो जाएगा। मैं पहले बॉक्स को छोटा कर दूंगा और बॉक्स का स्थान बदल दूंगा। इसके परिणामस्वरूप शीर्ष दाएं कोने से जूम आउट होना चाहिए और छवि के बीच में समाप्त होना चाहिए। यहाँ एक और उदाहरण है, लेकिन इस बार जूम आउट नीचे बाएं कोने से शुरू होगा और छवि के बीच में समाप्त होगा। यदि आप रिवर्स केन बर्न्स प्रभाव करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके परिणामस्वरूप जूम इन हुआ। ये दो नियंत्रण छवि को घुमाते हैं। याद रखें, यदि आपने जो किया वो नहीं किया था, तो शीर्ष दाईं ओर रीसेट आइकन पर क्लिक करें। ध्वनि। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास 3 ऑडियो फाइलें हैं। अगर मैं इन ऑडियो फाइलों में से एक का चयन करता हूं और फिर दर्शक के मेनू बार पर जाता हूं और वॉल्यूम नामक 5वें आइकन का चयन करता हूं, फिर मैं ऑडियो फाइल की मात्रा को समायोजित कर सकता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ध्वनि को समायोजित कर सकता हूं। यदि मैं बाईं ओर ऑटो कमांड आइकन का चयन करता हूं, तो iMovie ध्वनि और वीडियो को उनकी सर्वोत्तम गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा, यह टाइमलाइन और ब्राउज़र दोनों के साथ काम करता है। अगला आइकन, जिसे म्यूट ऑडियो कहा जाता है, ध्वनि को म्यूट करेगा और यह टाइमलाइन और ब्राउज़र दोनों के साथ काम करता है। अब मैं टाइमलाइन में वीडियो के लिए कुछ पृष्ठभूमि संगीत जोड़ देंगे। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, टाइमलाइन में मेरे पास ऑडियो के साथ एक वीडियो क्लिप है और इस क्लिप के नीचे पृष्ठभूमि संगीत है। मैं नहीं चाहता कि पृष्ठभूमि संगीत वीडियो ध्वनि से अधिक हो। इसे प्राप्त करने के लिए मैं वीडियो क्लिप का चयन करूंगा और फिर अन्य क्लिप की कम मात्रा लेबल वाले दाईं ओर बॉक्स को चेक करूंगा। यह पृष्ठभूमि संगीत की मात्रा को कम करेगा। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, पृष्ठभूमि ऑडियो कम हो गया था। इसके अलावा, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, मैं मैन्युअल रूप से वॉल्यूम को भी कम कर सकता हूँ। यदि आप क्लिप के केवल एक भाग की मात्रा को फीका करना चाहते हैं, तो आप कीफ्रेम का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, कुंजी पटल पर विकल्प कुंजी को दबाए रखें और माउस को उस स्थान पर ले जाएं जहाँ आप कीफ्रेम जोड़ना चाहते हैं और माउस क्लिक छोड़ दें। मैं इस ऑडियो क्लिप के लिए कुछ कीफ्रेम्स जोड़ देंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मैं कीफ्रेम को समायोजित करता हूं, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है या कम हो जाता है। इसके अलावा, मैं एक कीफ्रेम को एक नए स्थान पर भी ले जा सकता हूं। यदि मैं दो कीफ्रेम के बीच की जगह का चयन करता हूं, तो मैं दो कीफ्रेम को एक ही समय में एक नए स्थान पर ले जा सकता हूं। यदि मैं कीबोर्ड पर शिफ्ट कुंजी रखता हूं और कीफ्रेम के एक समूह का चयन करता हूं, तो मैं कीफ्रेम के समूह को एक नए स्थान पर ले जा सकता हूं। अगर मैं सही माउस कीफ्रेम में से एक पर क्लिक करें, तो मैं कीफ्रेम हटा सकते हैं। शीर्षक और पृष्ठभूमि। कोई शीर्षक जोड़ने के लिए ब्राउज़र मेनू बार पर जाएं और फिर शीर्षक नामक तीसरे आदेश पर जाएं। जब मैं शीर्षक पर माउस चलाता हूं, तो यह शीर्षक का पूर्वावलोकन दिखाएगा। आप एक क्लिप के शीर्ष पर, दो क्लिप के बीच और क्लिप के अंत में एक शीर्षक रख सकते हैं। आप एक दूसरे के शीर्ष पर शीर्षकों को स्टैक नहीं कर सकते। आप एक समय में केवल एक शीर्षक का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप टाइमलाइन पर किसी शीर्षक का चयन करते हैं और फिर व्यूअर मेनू पट्टी में पार्ट सेटिंग्स चिन्ह आपको फ़ॉन्ट, रंग और शीर्षक के पाठ के आकार को बदलने की अनुमति देगा। हालांकि, प्रत्येक शीर्षक के नियंत्रण का अपना सेट होता है, इसलिए कुछ शीर्षकों में अधिक नियंत्रण विकल्प होंगे। केवल एक चीज़ जो आप पृष्ठभूमि के साथ कर सकते हैं वह यह है कि इसका उपयोग शीर्षक के साथ या क्लिप को कवर करने के लिए किया जाए। आप पृष्ठभूमि का आकार परिवर्तित नहीं कर सकते, और आप पृष्ठभूमि का रंग परिवर्तित नहीं कर सकते। निर्यात। एप्पल ने डीवीडी बनाने के लिए इमूवी की क्षमता को हटा दिया। इस प्रकार, एक डीवीडी बनाने के लिए आपको एप्पल स्टोर पर जाना होगा और डीवीडी बना एप्लीकेशन या प्रोग्राम प्राप्त करना होगा। मैं एनी एप्लीकेशन की सिफारिश नहीं कर सकता क्योंकि हर बार जब एप्पल अपडेट करता है, तो इन अनुप्रयोगों का सोम सही ढंग से काम करना बंद कर देता है। फिर आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि एप्लीकेशन या प्रोग्राम का निर्माता अपना अपडेट न कर दे। YouTube के लिए फिल्म निर्यात करने के लिए या अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप टाइमलाइन का चयन करें। इमूवी आपको ब्राउज़र में एक क्लिप से सीधे वीडियो बनाने की क्षमता प्रदान करता है। इसके बाद, शीर्ष पर जाएं और फाइल के नीचे, साझा करें, पर नीचे स्क्रॉल करें। उस विकल्प का उपयोग न करें जो YouTube और Facebook के लिए कहता है। यह विकल्प एक निम्न गुणवत्ता वाला वीडियो बनाएगा। विकल्प आप इस फाइल का उपयोग करना चाहिए। इस विंडो में 1080 के रिजोल्यूशन, उच्च या सर्वोत्तम की गुणवत्ता और बेहतर गुणवत्ता का एक से चुनें। यदि आप प्रगति देखना चाहते हैं, तो शीर्ष दाईं ओर जाएं और सर्कल पर क्लिक करें। कृपया लाइक पर क्लिक करें, कमेंट करें या सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।